एपिसोड 12। नाना की सवारी मज्जू के अड्डे पर पहुंची तो ये मज्जू के लिए कोई गैर मामूली वाकया नहीं था। उसके और नाना के दरमियान देरीना ताल्लुकात थे और ये ताल्लुकात इख्तलाफात के बावजूद ख़त्म नहीं हुए थे। ये और बात के ताल्लुकात को कायम रखने में ज़्यादा किरदार नाना का ही था। वह आपस में पैदा हो जाने वाली नागवार सूरत हाल के बावजूद भी उससे मिलने के लिए आता जाता रहा था, वरना सच ये था कि अब मज्जू को उसका आना भी नागवार गुजरने लगा था। सुरैया बानो वाले मामले में नाना का झुकाव रब्बन की तरफ देखकर उसके दिल में नाना के लिए गिरहसी पड़ गई थी और अब तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। फारूक के हाथ में आकर निकल जाने के वाक़े ने उसकी तबीयत को खासा मुकद्दर कर रखा था। उसने मिस्टर विलियम से वादा किया था कि वो फारूक से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बाद उसे उसके हवाले कर देंगे, लेकिन अचानक ही बाजी पलट गई और रब्बन अपने वकील की मदद से उसे थाने से ले जाने में कामयाब हो गया। मिस्टर विलियम और उसे दोनों को ही कदरे ताखिर से इस वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब मुतल्लिका थानेदार ने मिस्टर विलियम को फोन करके इत्तला दी। मिस्टर विलियम ने फौरन अपना नौकर उसके अड्डे भिजवा दिया कि वो फारूक को लेने जाने के लिए थाने का रुख ना करे। बाद में उन्होंने खुद आकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो काफी अफसोस मनने लगा कि काश उसने अपने आदमी थाने की निगरानी पर मुकर्रर किए होते तो ऐन उस वक्त जब रब्बन फारूक को वहां से ले जा रहा था हल्ला बोलकर उन लोगों को काबू किया जा सकता था। उसने मिस्टर विलियम से भी बहुत शिकवा किया कि उन्होंने उसके साथ वादा इफा ना किया, लेकिन विलियम की अपनी मजबूरी बहुत वाज़ेह थी। एक नामी गिरामी वकील, सहाफ़ी और पुलिस के आला अफसर की मदाखलत के बायस वो बिल्कुल बेदस्तोपा हो गया था और फारूक के हाथ से निकल जाने पर कोई हर्फ शिकायत जुबान पर लाना तो दूर की बात, खुद उसे अपनी सफाई पेश करना मुश्किल हो गई थी। बगैर FIR के फारूक को रात भर थाने में रखने और तशद्दुद को निशाना बनाने पर उसे खासी तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत के तमाम हमदर्दों का यही ख्याल था कि बदलती हुई सियासी सूरत हाल में ये वाक़या खासा खतरनाक साबित हो सकता था। अगर चावला अक्लमंदी व समझदारी से काम ना लेता तो प्रेस सरकार के खिलाफ एक हंगामा खड़ा कर देता। इस वाक़े ने विलियम को हिला कर रख दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई अब हिंदुस्तान में उनकी हुक्मरानी का सूरज गुरूब होने को है। इस भयानक सच को तस्लीम करने के बाद उसने फौरी तौर पर चंद फैसले किए, जिनमें सरे फहरिस्त ये फैसला था कि अपनी फैमिली को वापस इंग्लिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए। इस काम के लिए उसने फौरी तौर पर अमल भी शुरू कर दिया था, इसलिए मज्जू जैसे लोगों से दोबारा मुलाकात की फुर्सत से महरूम था। विलियम की दोस्ती पर नाज़ा मज्जू ने उसके इस बदले रवैये को बहुत महसूस किया और पहले से ही बिगड़ा उसका मिजाज कुछ और बिगड़ गया। ऐसे में नाना उसके अड्डे पर पहुंचा तो उसने रिवायत के मुताबिक ज्यादा गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल नहीं किया। नाना ही ने उससे दो चार इधर उधर की बातें की जिनका वो बेदिली से जवाब देता रहा। इसी दौरान उसे माहम के दादा के अड्डे पर पहुंचने की खबर मिली तो उसने इसे महज एक इत्तेफाक जाना, लेकिन जब चंद 1 मिनट के वक्फे से वहां कलाबे, दादर, जोहू और बम्बई के दीगर इलाकों के दादाओं की आमद का सिलसिला जारी हो गया तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो समझ गया कि उसके साथ कुछ खास होने को है और ये सब बिला वजह उसके अड्डे पर नहीं पहुंचे हैं। वजह भी इस वक्त उसके सामने आ गई जब उसने रब्बन दादा को अपने खास साथी रामू और चंद दूसरे चेलों के साथ अपने अड्डे पर पाया। उसे यकीन हो गया कि सारे दादा रब्बन के कहने पर यहाँ जमा हुए हैं। इस तमाशे के पीछे क्या मकसद था ये अलबत्ता वो फौरी तौर पर नहीं समझ सका और सटपटाए वसा अपने आदमियों को मेहमानों की खातिर मदारात के सिलसिले में हिदायत देने लगा। अभी सबकी जरूरत नहीं है रे, पहले फैसला होने दे कि इस अड्डे पर खातिर मदारात का हक किसको है, फिर हम सब खुद अपनी अपनी पसंद बोलेंगे। नाना ने अपनी पाटदार आवाज में हिदायत जारी करते मज्जू को टोका तो वो जहां का तहां रह गया। क्या बोला रे नाना, मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। तेरा मसला यही है कि तू बात को समझते नहीं है, वरना मैं तेरे को कई दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देख मज्जू, आपे में रह और अपने अड्डे पाड़े के उसूलों को मत तोड़, लेकिन तेरी तो हवाई बदली हुई है। 2-4 अंग्रेजों को दोस्त बनाकर समझता है कि हिंदुस्तान की हुक्मरानी तेरे हाथ लग गई है। अब संभाल कर देखा अपनी हुक्मरानी को तो मैं जानू कि मर्द है तू। मज्जू की पेशानी पर बल पड़ गए। हद से जास्ती ना बोलना ना, इधर तू मेहमान है इसलिए ख्याल कर रहा हूं तेरा, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मज्जू दादा के सामने इतनी बात कर सके। तू नाना को बोलने से रोक नहीं सकता मज्जू, क्योंकि ये हम सबका फैसला है कि जो कुछ बोलना है नाना बोलेगा और हम देखेंगे कि तू कितना अड्डे की दुनिया के उसूलों का ख्याल करता है। जो दादा अपनी दुनिया के नियम नहीं जानता पूछता फिर उसे फैसले के लिए तैयार होना पड़ता है। तू भी अपने ऊपर ये समय खुद लेकर आया है। मज्जू की बुलंद आवाज को माहम के दादा ने दबा डाला तो वो कुछ सटपटाए वसा एक एक का चेहरा देखने लगा। उन चेहरों में रब्बन दादा का भी चेहरा शामिल था जिस पर गहरा सुकूत तारी था और वो यूं बेनियाजी से बैठा था जैसे वहां होने वाली गुफ्तगू से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। रब्बन की इस बेनियाजी पर अपने दिल में वहशत सी महसूस करते हुए मज्जू एक बार फिर नाना की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। अपन को तुझसे ज्यादा लंबी बात करने का नहीं है, क्योंकि अपन पहले भी तुझसे बहुत बार बात किया और तुझको समझाने का कोशिश किया कि अपन के लफड़ों में बाहर के आदमी को नहीं मांगता, और तुझको समझाने का कोशिश किया कि अपन लफड़ों में बाहर के आदमी को नहीं मांगता और ना ये चाहता है कि अपना आदमी लगे बंधे नियम से हटकर कुछ करे। पर तू अपनी बात नहीं समझा। तूने अपने कहने पर ना तो रब्बन दादा के साथ बैठकर ठंडे मगज से बात की, ना उस इलाके में अपने आदमी भेजकर हमला करवाने से बाज आया, और ये सब कुछ तूने एक ऐसी औरत की खातिर किया
जो किसी की विधवा और एक बेटे की माँ है। वो औरत खुद तुझसे विवाह के लिए तैयार होती तो कोई बात नहीं थी, पर तूने उसके साथ जोर जबरदस्ती की। जब भी तुझसे भागकर वो रब्बन के इलाके में छुप कर बैठ गई थी। रब्बन दादा ने उसे पनाह दिया, पर तेरे को ये समझ ना आया कि अब उसे छेड़ने का नहीं है। तू इतना गैरतमंद होता ना तो उसके पीछे पड़ता ही काहे को। ये तो खुद तेरे समझने का था कि घर बैठी बहू बेटी पर हाथ डालना किसी दादा की शान नहीं। दादा अपने इलाके का रखवाला होता है, वही लोगों की इज्जतों पर हाथ डालने लगे तो फिर किसके पास जाकर फरियाद करेंगे। तू अपनी हविस में इतना पागल हो गया कि तुझे ये भी याद ना रहा कि अड्डे पाड़े के लोग अपने लफड़ों में बाहर के लोगों को शामिल नहीं करते। तेरे अंग्रेज मित्र विलियम ने रब्बन दादा के लड़के को थाने ले जाकर इतना पिटवाया कि वो अभी तक अस्पताल में पड़ा है, और रब्बन दादा तेरा जुर्म माफ करने को तैयार नहीं। इसलिए अपन ने सबको तुझसे हिसाब लेने के लिए यहाँ जमा किया है। अब चार के बीच इंसाफ से जो फैसला होगा वो तुझे मानना पड़ेगा। नाना ने अपनी पाटदार आवाज में उस पर फर्द जुर्म आयद करते हुए हतमी लहजे में ऐलान किया। कैसा फैसला? मज्जू ने अपने होठों पर जुबान फेरते हुए पूछा। इस वक्त इतने दादाओं की मौजूदगी में वो जिस बुरी तरह घिरा था उसकी सारी अकड़ गायब हो गई थी और वो लहजा धीमा रखकर बात करने पर मजबूर हो गया था। तुझे नहीं मालूम कि अपने पास फैसला कैसे होता है? नाना ने काटदार लहजे में दरियाफ्त किया, फिर इस्तेज़ाइया से मुस्कुराहट के साथ बात को आगे बढ़ाया। रब्बन दादा का कहना है कि तेरे जैसा दादा जो चौकी के उसूलों पर अमल करना नहीं जानता, चौकी पर बैठने के लायक नहीं, ये तुझे तेरी चौकी से उतारने को मांगता है। ऐसे कैसे उतारने को मांगता है कि चौकी इसके बाप की जागीर है क्या? जागीर ये किसी के बाप की नहीं है। हर दादा अपने बल पर चौकी हासिल करता है और बल पर ही चौकी पर बैठता है। रब्बन दादा आज तेरे को चैलेंज करने के वास्ते इधर आया है। अब तेरे में दम है तो बचा ले अपनी चौकी, वरना जो फैसला हो मान लेना उसको। हम सारे इधर इसी वास्ते जमा हुए हैं कि जो फैसला हो इंसाफ से हो और कल को कोई ये ना कह सके कि उसके साथ बेईमानी हुई है। अगर अपन रब्बन का चैलेंज मानने से इनकार कर दे तो? मुतज़ब्ज़िब से मज्जू ने सवाल किया। उसे खुद भी एहसास था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है और फरार की कोई राह बाकी नहीं रही है, इसलिए उसकी गहरी सांवली रंगत बिल्कुल स्याह पड़ गई थी। जिस जमाने में वो उस चौकी पर बैठा था, छरेरा बदन का चुस्त फुर्तीला आदमी था, लेकिन गुजरते वक्त में उसकी ये खुसूसियात छीन ली थी। बरसों की हुक्मरानी ने उसे सहल पसंद बना दिया था और वो हाथ पैर चलाने से ज्यादा चेले चाटों से काम लेने का आदी हो गया था। ऐसे में रब्बन का चैलेंज उसके लिए परेशानी का सबब बन गया तो ये कुछ अजब भी ना था। इनकार का मतलब होगा कि तूने बगैर लड़ाई हार मान ली और अपनी चौकी अपने हाथ से रब्बन के हवाले कर दी। नाना ने वाज़ेह अल्फाज में कहा तो बाकी सब भी उसकी तायद में सर हिलाने लगे। इसकी तो अपन एक झटके में अंतड़ियां निकालकर बाहर कर देगा। मज्जू को जोश आया तो वो एक झटके से उछलकर खड़ा हो गया। रब्बन ने भी अपनी जगह से उठने में देरी नहीं लगाई, लेकिन वो मज्जू की तरह जोश या गैज़ो गज़ब में मुब्तला दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी गहरे समंदर की तरह खामोश और पुरसकूत था। वहां मौजूद दादाओं ने फरीकैन को मैदान में उतरते देखा तो एकदम अलर्ट होकर अपनी अपनी जगहों से उठकर दीवारों के साथ सिमटकर खड़े होने लगे। उन्हीं के हुक्म पर इस बड़े से हॉलनुमा कमरे से कुर्सियां समेटकर बाहर ले जाई जाने लगी। ये काम करने वाले मज्जू के अपने आदमी थे, लेकिन इस वक्त उनके लिए भी हालात ऐसे हो गए थे कि वो महज मज्जू के हुक्म के पाबंद नहीं रहे थे। उन्हें वहां मौजूद सब बड़ों के मुश्तरका फैसलों का एहतराम करना था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ ही देर में मज्जू समेत उन सबकी किस्मत का फैसला भी होने वाला है। मज्जू जीत जाता तो सब कुछ पहले जैसा ही रहता, लेकिन उसकी शिकस्त की सूरत में उन्हें या तो रब्बन की गुलामी कबूल करना पड़ती या अपने लिए नई राहें तलाश करना पड़ती, और ये दोनों ही बातें इतनी आसान ना थी। उन्हें खौफ था कि उन पर तसल्लुत हासिल करने के बाद जाने रब्बन उनके साथ क्या सलूक करता कि करीबन वो सभी के सब उसके इलाके पर हमला करने वालों में शामिल रहे थे। रब्बन की गुलामी ना कबूल करने की सूरत में उन्हें किसी दूसरे अड्डे का रुख करना पड़ता, और ये जरूरी नहीं था कि दूसरी जगह उन्हें कबूल कर लिया जाता। सो उनकी परेशानी बिल्कुल जायज़ थी। परेशानी के बावजूद उन्होंने खुद को मिलने वाले अहकामात की तामील बअहसन तरीके से की और लम्हों में वहां मुकाबले का मैदान सज गया। इस मुख्तसर अरसे में मज्जू ने भी खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया था और अब उसके चेहरे पर झिझक या तजब्जुब के बजाय अज़म से दिखाई दे रहा था, जैसे तय कर चुका हो कि हर हाल में यह लड़ाई जीतनी है। ये जीत उसके लिए लाजमी भी थी कि उस जीत से उसकी इज्जत और बका दोनों ही जुड़ी हुई थी। इस अज़म ने उसके जिस्म में सो जाने वाली उस चुस्ती और फुर्ती को भी जगा दिया था, और अब वो चाकू हाथ में थामे रब्बन के मुकाबले यूं खड़ा था कि उसका चाकू दोनों हाथों के दरमियान बर्फ के कूंदों की तरह हरकत कर रहा था। उस लपकती बर्फ पर किसी की नजरें ना ठहरती थी, अलबत्ता बिल्कुल साकित और जामिद खड़े रब्बन की निगाहें अपने पूरे इर्तिकाज के साथ हरकत करते चाकू पर जमी थी। यह उसके इर्तिकाज का ही कमाल था कि जब मज्जू ने बिल्कुल अचानक चाकू को दोनों हाथों के दरमियान हरकत देना छोड़कर दाएं हाथ से रब्बन के बाएं पहलू पर हमला करना चाहा तो वह बहुत सहल तौर पर दाएं जानिब झुककर उस वार को बचा गया। मज्जू ने भी जवाबन फुर्ती से पैंतरा बदला और फौरन ही उसके दाएं पहलू पर हमलावर हुआ। उस हमले में ऐसी फुर्ती और चाबकदस्ती थी कि मुकाबिल रब्बन के बजाय कोई और होता तो उसका दायां बाजू बुरी तरह उधड़ चुका होता। रब्बन ने भी ये वार बस चंद सेंटीमीटर के फासले से ही बचाया था और वहां मौजूद हाजरीन की गोया सांसें रुक गई थी। चाकू वो सभी चलाना जानते थे, लेकिन ऐसी नौबत बहुत कम आती थी कि दो इस कदर मंझे हुए अफराद एक दूसरे के मुकाबिल आन खड़े हों। वो सब के सब हकीकतन बिना पलक झपका ये मुकाबला देख रहे थे।
दूसरे हमले की नाकामी के बाद मज्जू ने बिला ताखिर तीसरा वार रब्बन की पसलियों पर किया, जिससे बचने के लिए वो यकदम ही जमीन पर लौट गया और लेटे ही लेटे मज्जू के पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इस जोर से उसे उछाला कि वो उसकी दूसरी तरफ जाकर उलट गया। मज्जू के 3 हमलों के जवाब में ये रब्बन का पहला दाव था और उसमें भी उसने चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था। गिरने के बाद मज्जू बेमिसाल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए किसी स्प्रिंग की तरह फौरन ही उछलकर खड़ा हो गया। रब्बन भी इस असना में अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। अब उसकी उंगलियों के दरमियान दबा उसका चाकू सबको साफ दिखाई दे रहा था। तेज धार वाले चमकदार चाकू को देखकर कुछ के होठों से बेख्तियार इस सिस्कारियां निकल गईं। रब्बन दादा के चाकू के कारनामे सभी ने सुन रखे थे और कहने वाले कहते थे कि जब ये चाकू खुलता है तो इंसानी खून का जायका चखे बगैर बंद नहीं होता। चाकू को देखकर मज्जू की आंखों में भी खून उतर आया। वो तकरीबन उड़ता हुआ इस तरह रब्बन पर आया कि उसके हाथ में खुले चाकू का निशाना रब्बन का दिल था। रब्बन दाएं बाएं किसी भी सिमत झुकाई दिए बगैर किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह डटा खड़ा रहा और ऐन वक्त पर अपने चाकू वाले हाथ को आगे फैला दिया। दोनों चाकुओं के आपस में टकराने से फिजा में चिंगारियां सी चमकी, लेकिन दोनों ही शहजोरों में से किसी के हाथ से चाकू जुदा ना हुआ। इस बार रब्बन ने हमले में पहल की और नींद दायरे की सूरत में घूमने के बाद अपना हाथ फैलाकर यूं मज्जू पर वार किया कि देखने वालों को गुमान हुआ कि मज्जू का जिस्म सीने से लेकर पेट तक उधड़कर रह जाएगा। लेकिन अगला पल मज्जू समेत हर एक के लिए हैरतज़दा था। चाकू ने मज्जू की खाल तक को ना छुआ और उसके जिस्म पर मौजूद सफेद कुर्ता निहायत नफासत से गिरेबान से लेकर दामन तक चाक हो गया। चाक हो जाने वाले कुर्ते से मज्जू का किसी रीछ की तरह बालों से भरा सीना और पेट साफ दिखाई दे रहा था। इतने नफीस फार पर वहां मौजूद अफराद के लबों से बेसाख्ता ही नारा तहसीन बुलंद हुआ। मज्जू का चेहरा एहसास जिल्लत से सह पड़ गया। रब्बन ने अमलन बीच महफिल में उसके कपड़े उतार कर रख दिए थे। इस बेइज्जती पर वो किसी वहशी जानवर की तरह चिंघाड़ता हुआ रब्बन की तरफ लपका। उस हैवानी लपक में फुर्ती और तंदी तो जरूर थी, लेकिन वो हिसाब किताब पूरा नहीं था जो हमले को कामयाब बनाता है। इस कमी को रब्बन की ज़रक निगाहों ने फौरन ही जांच लिया और जरा सा दाएं तरफ हटते हुए उसने अपनी एक टांग को यूं हरकत दी कि मज्जू को अड़ंगा लग गया। वो मुंह के बल पुख्ता फर्श पे जा गिरा। उसके नतीजे में सामने के कम से कम 3 दांत टूट गए और मुंह से खून उबल पड़ा। उसका खून देखकर उसके हमदर्दों में से चंद ने बेसाख्ता हरकत करना चाही, लेकिन नाना ने अपने दाएं बाजू को तनबीही अंदाज में बुलंद करके उनके इरादे की राह में आहानी दीवार खड़ी कर दी। वो सब अपनी जगह ठिठक कर रह गए। मज्जू ने दादा की शान के मुताबिक जख्मी हालत में खड़े होकर लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। इस मौके पर भी रब्बन ने उसे खासी रियायत थी और उसके खड़े हो जाने तक खुद कोई वार ना किया। तू अपन से अपनी गद्दी नहीं छीन सकता रब्बन। चंद मिनट की लड़ाई में रब्बन का पल्ला वाज़े तौर पर भारी दिखाई देने लगा था। मज्जू खुद भी इस हकीकत को महसूस कर चुका था, इसलिए शायद अब अपना हौसला बढ़ाने के लिए उसने अजीब वहशतज़दा लहजे में ये ऐलान किया था। सामने के दांत टूट जाने के बायस उसके दहाने से जो आवाज़ निकली वो बहुत अजीब व गरीब थी। वो खुद भी अपनी स्याह रंगत वाले बदसूरत चेहरे पर मुंह से बहते खून की लाली सजाए खासा अजीबुल खलकत लग रहा था। दादा उसकी भड़क सुनकर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया और मज्जू बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गया। उसने किसी भैंसे की तरह डकराते हुए चाकू समेत रब्बन पर हमला किया। रब्बन ने फौरन ही पहलू बदला और अपने चाकू वाले हाथ को जुम्बिश दी। अगले ही पल सबने मज्जू के दिल दोस्त चीख सुनने के साथ उसके चाकू को जमीन पर गिरा हुआ पाया। चाकू के करीब ही 2 खून आलू टुकड़े भी गिरे हुए थे। चंद इंच के उन टुकड़ों के बारे में पहली नजर में तो कोई अंदाजा ही ना लगा सका कि ये क्या शय है, लेकिन बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ को थामकर खून रोकने की कोशिश के साथ चीखे मारते मज्जू को देखकर सबने जाना कि चाकू के करीब पड़े वो 2 खून आलू टुकड़े दरअसल उसके हाथ से जुदा होने वाली 2 उंगलियां हैं। उन 2 उंगलियों में से एक दरअसल उसका अंगूठा था और ये कटा हुआ अंगूठा ऐलान कर रहा था कि चौकी पर बैठना तो दूर की बात, मज्जू अब कभी हाथ में चाकू थाम भी नहीं सकेगा। मज्जू के इस अंजाम पर जहां रब्बन के हामियों ने फातिहाना नारे बुलंद किए, वहीं संजीदा मिजाज अफराद उसके तेजी से बहते खून को रोकने की तदबीरें करने लगे। गम जिल्लत से लबरेज मज्जू ने बिला तफरीक हर 2 तरह के अफराद को गालियों से नवाजना शुरू कर दिया। उसकी गालियों का किसी ने असर नहीं लिया कि सभी जानते थे कि ये एक शिकस्त खुर्दा आदमी का इज़हार झंझलाहट है। आर्जी तौर पर खून के बहाव को कम करने की तदबीरें करने के बाद मज्जू को फौरन ही अस्पताल रवाना कर दिया गया। उसे अस्पताल ले जाने वालों में दादर और महम के पाड़ों के गैर जानिबदार अफराद शामिल थे। वो अस्पताल रवाना हो गया तो खून आलूद फर्श की सफाई के बाद एक बार फिर सारे दादा अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। सामने फर्श पर उनके साथ आए अफराद के अलावा मज्जू के अड्डे के जुमला अरकान विराजमान थे। मज्जू के अंजाम ने उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ा दी थी। रब्बन और उसके दरमियान जिस नौयत का मुकाबला हो रहा था उसमें इम्कान तो यहाँ तक भी था कि दोनों में से कोई एक फरीक अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, लेकिन रब्बन ने मज्जू को जिस दर्दनाक अंजाम से 2-4 किया था वो अपनी जगह खुद एक मिसाल था। इलाज के बाद मज्जू आराम से चलता फिरता, सांसें लेता, अपनी जिंदगी को जारी तो रख सकता था, लेकिन इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अब वो कभी अपने हाथ में चाकू थाम सके। चाकू थामने से महरूमी किसी दादा के लिए जान चले जाने से बढ़कर सजा थी और सब जानते थे कि रब्बन ने मज्जू को यह सजा फारूक की वजह से दी है, वरना इससे कबल वो सुरैया बानो के अगवा के लिए अपने इलाके पर किए जाने वाले हमले पर उन्हें तरह दे चुका था।
اس کے ساتھیوں میں سے اس وقت وہ افراد سب سے زیادہ خوفزدہ تھے جو زمرد بھائی کے کوٹھے پر فاروق اور مجو کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے موقع پر موجود تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ربن چاہے دیگر افراد کو بخش دے لیکن فاروق کے لیے باعث آزار بننے والوں کو نہیں بخشے گا۔ وہ ایک خوف کے عالم میں داداؤں کے جھرمٹ میں خاموشی سے بیٹھے ربن کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے سپاٹ چہرے سے اس کے کسی بھی ارادے کا اندازہ لگانا سخت دشوار تھا۔ اپنی قسمت کا لکھا پڑھنے کے لیے اس کے چہرے کو ٹٹولتی نگاہوں کو ناکام و نامراد ہو کر مایوس لوٹنا پڑا۔ پھر وہ نانا کی آواز پر ہمتاً گوش ہو گئے جو اپنی پاٹدار آواز میں انہی کو مخاطب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے دوستوں، یہاں جو کچھ ہوا تم نے سب اپنی نگاہ سے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ اس مقابلے میں کوئی بے ایمانی اور دھوکہ نہیں کیا گیا، اور ربن دادا نے اپنے چیلنج کے نتیجے میں صاف طور پر اس اڈے کی گدی حاصل کر لی جس پر تھوڑی دیر پہلے مجو دادا بیٹھا کرتا تھا۔ ہمارے ریتی رواج کے مطابق آج سے اس اڈے کا مالک ربن دادا ہے۔ اگر کوئی اسے اڈے کی چوکی پر بٹھانے سے انکاری ہے اور سمجھتا ہے کہ ربن دادا کو ایسا کوئی ادھیکار نہیں ہے تو وہ کھل کر بول سکتا ہے۔ بولنے والے کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بس اسے ریت کے مطابق ربن دادا کو پچھاڑ کر اپنے چیلنج کو ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ یہی ہماری ریت ہے کہ دادا اپنے بل پر اڈے کی چوکی پر بیٹھتا ہے اور ہر دم تیار رہتا ہے کہ کب کوئی سواسیر آ کر اسے اسی چوکی سے اتار دے۔ تم سب کے لیے بھی راستہ پوری طرح کھلا ہے، تم میں سے جو جی چاہے ربن کے سامنے چاقو لے کر کھڑا ہو جائے اور اس گدی کو حاصل کر لے۔ نانا کی پاٹدار آواز میں کیے گئے اس اعلان پر کسی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا اور سب کے سب سر نواڑے بیٹھے رہے۔ نانا نے تھوڑی دیر رد عمل کا انتظار کیا، پھر بولا، اپن نے تمہارا فیصلہ سن لیا ہے۔ تم ربن کو اس چوکی کا مالک مانتا ہے اور اسے چیلنج کرنے کا نہیں ہے۔ ایسے میں اپنا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب تم سے تمہارا دادا ہی بات کریں گا۔ اپنی بات ختم کر کے نانا نے ربن کی طرف دیکھا۔ ربن نے متانت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلے تو نانا سمیت ان سب داداؤں کو شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کے بلاوے پر یہاں تک آنے کی زحمت کی اور اس مقابلے کی شفافیت کا گواہ بننا منظور کیا۔ پھر وہ براہ راست اپنے زیر نگی آ جانے والوں سے مخاطب ہوا۔ اپن جانتا ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ جانے چوکی پر بیٹھنے کے بعد سالہ ربن دادا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اپن یہاں موجود تم میں سے ہر ایک کا اگلا پچھلا اچھی طرح جانے اور اپنے کو پوری طرح جانکاری ہے کہ کس نے کدھر کیا کیا، کیا رکھا ہے، پر اپن کو تم میں سے کسی سے بدلہ لینے کا نہیں ہے۔ ایسا سمجھو کہ ادھر چوکی پر صرف تمہارا نیا دادا نہیں بیٹھا ہے بلکہ تم سب بھی سالہ ایک دم نیا ہو گیا ہے۔ اپن تمہارے ساتھ اپنے پچھلے سارے کھاتے بند کر رہا ہے، پر دھیان رکھنا کہ آگے کا سارا حساب کتاب صاف رہے، کیونکہ اپن ذرا الگ مزاج کا بندہ ہے جو دشمنوں کو معاف تو کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کو سونے کا نوالا کھلا کر شیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ربن کے یہ الفاظ ان سب کے لیے زندگی کا پیام تھے۔ گزرے ہوئے پر معافی کا اعلان کر کے اس نے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ سب یکدم جوش میں آ گئے اور بلند آواز میں ربن دادا زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ یہ ہنگامہ تھما تو مٹھائی اور مشروبات سے خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں موجود داداؤں نے باقاعدہ گلے لگا کر ربن کو اس کامیابی کی مبارکباد دی۔ رامو سمیت سب ربن کے ساتھ آئے اس کے آدمی خوشی سے چہچہاتے رہے۔ خوشی کا اظہار کرنے میں مجو کے ساتھی بھی پیچھے نہ تھے۔ کس کے دل میں کیا ہے یہ تو وہ خود ہی جانتا تھا، لیکن بظاہر تو ذرا سی دیر میں ہر ایک مجو دادا کو بھول کر ربن سے وفاداری جتانے میں لگا ہوا تھا۔ وہاں اس وقت دنیا کی وہی تلخ ترین سچائی دہرائی جا رہی تھی کہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہوتی ہے اور مجو دادا ایک غروب ہو جانے والا سورج تھا جس کے دوبارہ طلوع ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ جہاندیدہ ربن کو سارے حقائق کا اچھی طرح ادراک تھا، چنانچہ اس کے چہرے پر فتح کی سرشاری سے زیادہ تدبر کی سنجیدگی تھی۔ اسے احساس تھا کہ ایک نئے اڈے کی چوکی پر بیٹھ جانا اتنا بڑا کمال نہیں، اصل کمال اس چوکی پر جمے رہنا ہے اور اس کے لیے اسے بڑی بیدار مغزی سے کام لینا ہوگا۔ یہ اس کی فہم و فراست ہی تھی جس نے رات گئے تک اسے چوکی سے اٹھنے نہ دیا اور وہ متانت سے اپنی جگہ بیٹھا اس محفل طرب میں شریک رہا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا دل فاروق کے پاس پہنچنے کے لیے مضطرب تھا کہ ایک طرف ڈاکٹر کی تسلی کے باوجود اسے اس کی فکر دامنگیر تھی تو دوسری جانب وہ اسے یہ خوشخبری سنانے کو بے چین تھا کہ اسے اسپتال کے بستر تک پہنچانے کے ذمہ داروں میں سے سب سے بڑا ذمہ دار اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ آدھی رات کے قریب جب سارے دادا ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہونا شروع ہوئے تو ربن کو موقع مل سکا کہ وہ بھی وہاں سے اٹھ سکے۔ روانگی سے قبل وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ رامو کو اپنے نائب کی حیثیت سے وہاں چھوڑ کر نکلا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں رامو ہی سب سے زیادہ تجربے کار اور زیرک آدمی کا کردار ادا کر سکتا تھا اور ایک نئے اڈے کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے فی الحال انہیں بہت محنت کرنی تھی۔ سو جاؤ یار جانی، کب تک اس طرح کھونٹے کی طرح میرے سرانے بیٹھے رہو گے؟ آگے کی طرف سفر کرتی گھڑی کی سوئیوں کی طرف دیکھتے ہوئے فاروق نے کرسی پر الٹ بیٹھے جانی کو مخاطب کیا۔ اپن بالکل ٹھیک ہے فاروق بھائی، آپ بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ، اپن ادھر ڈیوٹی دیتا ہے نا۔ کیسی ڈیوٹی؟ مجھے تو تم اپنے اٹینڈنٹ سے زیادہ چوکیدار لگ رہے ہو، بالکل ایسے مجھ پر نظر جمائے بیٹھے ہو جیسے ڈر ہو کہ میں ذرا بھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہوا نا تو اس اسپتال سے نکل بھاگوں گا۔ میرے ساتھ مریض کے بجائے خطرناک قیدی کا تو سلوک مت کرو یار۔ جانی شرمندہ ہو گیا۔ ایسا کاہے کو بولتا فاروق بھائی، اپن کو تمہاری چوکیداری کریں گا؟ وہ تو دادا اپن کو سختی سے بول کے گیا ہے کہ ایک دم ہوشیاری سے آپ کو لک آفٹر کرنے کا ہے،
तो अपन अलर्ट होकर बैठा है। आप अपन को बोलो कि आप अपने से क्या खिदमत करना मांगता है। दादा किधर गया है? डॉक्टर से मिलने के बाद वो जो गायब हुआ तो मैंने दोबारा उसकी सूरत नहीं देखी। दादा को किधर ही जाना है? रामू उस्तादी जबरदस्ती खींच खांच कर अड्डे पर ले गया कि दादा जरा आराम कर ले, ये साला अस्पताल में ढंग से नींद किधर को आता है। जानी ने उसको वही बताया जो उसे समझाया गया था। रब्बन की तरफ से इस बात की खास ताकीद थी कि फारूक को उसके मज्जू के अड्डे पर जाने के बारे में कुछ ना बताया जाए, क्योंकि यह खबर उसके असाब के लिए तनाव का सबब बन सकती थी और डॉक्टर ने उसे हर तरह की टेंशन से दूर रखने की हिदायत की थी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अस्पताल में आदमी को ढंग से नींद नहीं आती। दवाओं के सहारे कुछ देर के लिए सो तो जाता है, लेकिन अड्डे वाली बेफिक्री की नींद का मजा नहीं मिल पाता। फारूक ने गुमसुम अंदाज में उसकी तायद की। रब्बन ने उसे बताया था कि जूलियट की मां जोसेफिन दिल का दौरा पड़ने के बाद चल बसी है। इस खबर ने जहां एक तरफ उसे अपने वहशतनाक ख्वाब की तौजीह देकर कदरे मुतमईन कर दिया था, वहीं वो जूलियट के दुख पर अफसरदा था। यही वजह थी कि अच्छा खासा वक्त गुजर जाने के बावजूद नींद अब तक उसकी आंखों से दूर थी। हालांकि सिस्टर मैरी रात के खाने के बाद उसे उसकी दवाएं खिलाकर जा चुकी थी और होना यही चाहिए था कि उसे दवा के जेर असर नींद आ जाती, लेकिन वो अब तक जाग रहा था और जागने की इस वहशत को दूर करने का यही हल रह गया था कि जाने से ही गपशप कर ली जाए। अड्डे का तो बात ही अलग है, उधर तो साला से झकास नींद आता है कि हम कभी अपने माँ बाप के घर में भी इतना ईजी होकर नहीं सोया। कि तो तुमने बड़ी अजीब बात कही जानी, बाप के घर से ज्यादा भला आदमी को और कहाँ आराम मिलता है। फारूक का जहन कहीं खोने से लगा। हाँ, बोलते तो यही है कि साला माँ बाप का छांव आदमी के लिए सबसे अच्छा और घना होता है, पर अपन तुमको बताए कि दुनिया में सबके साथ ऐसा नहीं होता। अपन ने अपने बाप के घर में बड़ा डेंजरस टाइम गुजारा है। वो बड़ा पक्का शराबी था। अपन ने कभी उसको शराब का बोतल के बगैर नहीं देखा। शराब पीकर वो अपन की माँ को रोई की तरह धुनकता था, और जब वो घर से चली जाती तो हम बच्चा लोग के पिटने की बारी आ जाती। नशे में हम सबको नंगी नंगी गालियां देते हुए इस बात पर उलझता रहता कि हम पांचों में से जाने कौन उसका चाइल्ड है और कौन नहीं है। ऐसा इसलिए था कि वो रुपए के लिए अपन का माँ से पेशा करवाता था। खुद साले के पास तो नशे से इतनी फुर्सत होती नहीं थी कि कमाने धमाने को जा सके, इसलिए बीवी को धंधे से लगाकर उसने अपने लिए आसानी पैदा कर लिया। हम पांचों हर रात पहले अपनी माँ को पिटते देखते, फिर उसे अपने मुर्दा तन पर शोक कपड़े और सुर्खी पाउडर मलकर धंधे पर जाते देखने की अजियत सहते, और आखिर में खुद भी चार चोट की मार खाते। तो तुम बोलो कि ऐसे में अपन को बेफिक्री का नींद किधर से आता होगा, जबकि अक्सर तो अपने पेट में रोटी भी नहीं होता था। क्या समझा तुम? अपना माँ जो अपनी रूह और जिस्म को बेचकर पैसा लाता था, उसमें से बाप के नशे की लत पूरी होने के बाद ही अपने पेट के लिए रोटी मिल सकता था, और ये रोटी रोज नहीं मिलता था। इसलिए अपन सिर्फ 11 साल का एज में घर छोड़कर भाग निकला। घर से भागकर भी अपन ने बड़ा भूख झेला, लोगों का लाते खाया, फुटपाथ पर कच्ची पक्की नींद सोया, तब कहीं जाकर अब्बन दादा के अड्डे तक पहुंचा, और इधर आकर अपन को जिंदगी में पहली बार पेट भरकर खाने के साथ आराम का नींद सोने को मिला। इसलिए अपन जानता है कि अड्डे से ज्यादा अच्छा नींद आदमी को किधर ही नहीं आता। जॉनी उसे अपनी जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ की झलकियां दिखा रहा था, और वो दम बखुद बैठा था कि दुनिया में कैसे कैसे हादसात रोनुमा होते हैं। हर दम हंसने बोलने वाले जानी को देखकर कौन गुमान कर सकता था कि वो अपने दिल पर कैसे दाग लिए फिर रहा है, लेकिन दाग तो शायद उन सभी के दिलों पर मौजूद थे। तुम अब तक सोया नहीं मिस्टर फारूक? जॉनी की दास्तान हयात ने उसे इस कदर महफ कर दिया था कि सिस्टर मैरी के दरवाजा खोलकर अंदर आने का पता ही ना चला। वो लगभग 40 साल की एक कबूल सूरत औरत थी, जिसके चेहरे पर ममता के तासुरात गोया सबत होकर रह गए थे। नींद नहीं आ रही थी सिस्टर, इसलिए हम आपस में बातें करने लगे थे। ऐसे फुल लाइट्स ऑन करके आपस में टॉक करते रहेगा तो नींद किधर से आएगा? हम लाइट्स ऑफ कर रहे हैं, तुम आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाओ, नींद भी आ जाएगा। उसने अपने मखसूस ममदा भरे लहजे में हुक्म सादिर किया और आगे बढ़कर उसके सिरहाने रखा तकिया दुरुस्त करने लगी। फारूक तकिए पर सर रख के लेट गया तो उसने उसकी पायती पर पड़ी चादर खोलकर करीने से उसके ऊपर फैलाई और तेज रोशनी वाली बत्तियां बुझाकर मध्यम रोशनी का सब्ज बल्ब जला दिया। उन कामों से फारिग होकर वो जाने की तरफ मुड़ी और जरा बारूद लहजे में बोली, अब तुम भी सो जाओ मिस्टर, तुम्हें रात भर ऐसे ही बैठकर पेशेंट को टिकटिकी बांधकर देखने का कोई नीड नहीं। तुम्हारे ऐसे बैठे रहने से डिस्टर्ब होगा, खुद भी इजी रहो और इसे भी रिलैक्स करने दो। हम इधर है ना रात भर ड्यूटी पर, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर राउंड मार के ऑब्जर्व करता रहेगा। ठीक है सिस्टर, अपन सो जाता है। उसके ताकुमाना अंदाज पर जॉनी सटपटा गया और कुर्सी से उठकर सोने की तैयारी करने लगा। सिस्टर मुतमईन होकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अब खामोशी का राज था। फारूक को अब भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो जॉनी के ख्याल से जल्दी खुद को सोता जाहिर करने लगा ताकि वो उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाए। उसकी हिकमत अमली ने काम कर दिखाया। थोड़ी ही देर बाद जॉनी हल्के हल्के खराटे लेने लगा। खराटों की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि फारूक को डिस्टर्ब करने का सबब बनती, लेकिन वो डिस्टर्ब हो रहा था।
خراٹوں سے نہیں بلکہ اس دشمن جاں کے خیال سے جو بنا دستک دیے جب چاہے اس کے تصور کی دنیا میں چلی آتی تھی، اور آج کل تو یہ حال تھا کہ اس کا خیال ذہن سے جدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے دکھ کے خیال سے اپنے دل کو دکھی کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح بستر پر لیٹی جاگ رہی ہوگی۔ وہ جس مزاج کی لڑکی تھی اسے اس سے یہی توقع تھی کہ اس نے اپنے غم کو آنسو کی صورت میں دوسروں کے سامنے آنکھوں سے بہانے میں بہت احتیاط کی ہوگی اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتی رہی ہوگی، خصوصاً اس لیے بھی کہ اسے اپنے باپ کا احساس ہوگا کہ کہیں اس کے رونے سے اس کے باپ کا غم مزید نہ بڑھ جائے۔ اپنے باپ کے حوصلے کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے دل پر جبر کرتی رہی ہوگی، اور ایسے مطمئن لوگ جو سب کے سامنے کھل کر نہ رو سکیں رات کے اندھیرے میں اپنے تکیے کے ساتھ ہی اپنے آنسو بانٹتے ہیں۔ جولیٹ کے بارے میں اس کا یہ اندازہ اتنا غلط بھی نہ تھا۔ وہ جوزف سے پہلی بار گلے ملنے پر اپنے لٹنے اور ماں کے کھو جانے کے غم پر روئی ضرور تھی، لیکن پھر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا اور ضبط و ہمت کا پیکر بنی نڈھال پڑے جوزف کو ہمت و دلاسا دیتی رہی تھی، اور اب رات کی تاریکی میں جوزف کے سو جانے کے بعد بہت خاموشی سے اپنے تکیے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آنسو فاروق کے دل تک رسائی حاصل کر رہے تھے۔ پرسکون کمرے میں اس سے چند فٹ کی دوری پر سویا ہوا جانی بھی بالکل بے خبر تھا، اور وہ آنسوں کے سیلابی ریلے میں بہہ چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں نے دروازہ کھولے جانے کی ہلکی سی آواز سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ سسٹر میری راؤنڈ لگانے آئی ہے۔ اس نے جلدی سے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا اور کسی گہری نیند سوئے آدمی کی طرح خود کو بالکل ساکت کر لیا۔ ذرا دیر میں دروازہ بند ہو گیا۔ سسٹر کی آمد میں یہ کام دکھایا کہ فاروق کے ذہن میں چلتا تکلیف دہ خیالات کا سلسلہ تھم گیا، اور اس سلسلے کے رکنے سے آنسو بھی خود بخود تھم گئے۔ لیکن وہی بات کہ سیلاب جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچاتا ہے۔ اس کے وجود پر گزرنے والے سیلاب نے بھی اپنا اثر دکھایا اور وہ سر میں ٹیس سی محسوس کرنے لگا۔ ایسی ٹیسوں کا رونے کے بعد اٹھنا عموماً قدرتی سا عمل ہوتا ہے، اس لیے اس نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر وہ اپنے سر کی تکلیف سے جلد از جلد نجات چاہتا ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ اسے یوں بھگتنا پڑا کہ سر میں اٹھتی ٹیسیں آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگی۔ اس صورتحال میں بھی اس نے گہری نیند سوئے ہوئے جانی کو آواز دے کر جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی سراہنے لگی نرس کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبایا، یہ سوچ کر کہ شاید کھلی فضا میں ٹہلنے سے درد میں کچھ افاقہ ہو جائے۔ بستر سے اتر کر باہستگی پیر چپل میں ڈال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ لمبے سے برآمدے میں قطار میں بہت سے کمروں کے دروازے کھل رہے تھے، یہ سب کے سب پرائیویٹ رومز تھے۔ برآمدے کے آخر میں استقبالیہ کاؤنٹر تھا جہاں ڈیوٹی نرس موجود ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کاؤنٹر خالی پڑا تھا۔ اس نے قیاس لگا کہ ڈیوٹی پر موجود سسٹر میری کسی کمرے میں ہوگی۔ اسے یہ غیر موجودگی اچھی لگی، وہ ہوتی تو اس سے سوال جواب کرتی اور رات کے اس پہر اس کے ٹہلنے کے لیے جانے کی خواہش کو قطعی منظور نہ کرتی۔ چنانچہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، لیکن اپنے کمرے سے تیسرے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ اندر سے ایسی آوازیں جیسے کوئی شے فرش پر گری ہو، ساتھ ہی اس نے کسی مرد کی نحیف سی آواز بھی سنی۔ اس نحیف آواز نے کیا کہا یہ تو وہ نہ سمجھ سکا، لیکن جواب میں ابھرنے والی درشت مردانہ آواز بڑی واضح تھی۔ چپ کا پڑا رہے بڈھے اور میرا مزہ کرکرا نہ کر، ورنہ بھی تجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالوں گا۔ اس کے ساتھ ہی فاروق کو گھٹی گھٹی سے نسوانی چیخ سنائی دی اور بالکل ایسا لگا کہ کوئی اپنے منہ پر رکھی ہتھیلی کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا ہو۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ مختصر دورانیے کے لیے سنائی دینے والی گھٹی ہوئی نسوانی چیخ نے اس کے قدموں کو تھام لیا تھا۔ وہ سر میں اٹھتی ٹیسوں اور باہر کھلی فضا میں ٹہلنے کے خیال کو یکسر بھول کر بند دروازے کی طرف لپکا اور اس کا ہینڈل گھمایا۔ اسے شک تھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہوگا، لیکن اندازے کے برعکس ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کھلے دروازے سے اس نے جو منظر دیکھا اس نے اس کی رگوں میں خون کو کھولا کے رکھ دیا۔